देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी कहती है। और आज हरियाणा में हालत क्या है कि उसके पास हरियाणा में 90 सीटों पर, केवल 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने लायक नेता नहीं। इसी का कारण है कि पार्टी को, चाहे आप लोकसभा की बात करें चाहे विधानसभा की बात करें, उसमें दूसरे दल से आए हुए नेताओं पर निर्भर रहना पड़ता है। आपको ध्यान होगा अभी जून में जब चुनाव के परिणाम आए, आपके जो लोकसभा चुनाव हुआ इस बार, उसमें जो भाजपा के 10 प्रत्याशी खड़े हुए थे भाजपा टिकट पर, उनमें से केवल 4 बीजेपी के थे मूल काडर के और 6 आयतित प्रत्याशी थे। और अब विधानसभा की अगर आप बात करेंगे तो कल जो पहली सूची आई है उसमें 67 प्रत्याशी घोषित किए गए हैं और इनमें से 10 जो प्रत्याशी हैं वो दूसरी पार्टियों से इम्पोर्टेड है। और ये वो भारतीय जनता पार्टी है जिसका हरियाणा और देश में 10 साल से शासन है। और वो हरियाणा में क्या दावा करती है? वो हरियाणा में दावा करती है कि उसके पास पन्ना प्रमुख स्तर तक संगठन है। अगर पन्ना प्रमुख स्तर तक संगठन है तो उसको जेजेपी से 7 प्रत्याशी बुला करके टिकट क्यों देनी पड़ी लास्ट मोमेंट में? मतलब आप कल पार्टी में आए और आज आपको टिकट दे दी गई। इसी तरीके से श्रुति चौधरी को टिकट दी गई, किरण चौधरी की बेटी को। इसी तरीके से विनोद शर्मा जी की धर्मपत्नी शक्ति रानी शर्मा जी को टिकट दी गई पंचकोल से। और निखिल मदान जो सोनीपत के मेयर, उनको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दे दी। तो 67 में से 10 प्रत्याशी अब तक भारतीय जनता पार्टी बाहर से लाए हुए लोगों को दे चुकी है। अब फिर बात करते हैं कि भाजपा परिवारवाद की बात करते हैं। 6 सीटों पर अभी तक राजनीतिक परिवारों के प्रत्याशी हैं, जिनमें से 3 पूर्व सीएम के वंशज भी, जिनमें राव वीरेंद्र सिंह जी की पौत्री है, चौधरी बद्रीलाल जी की पौत्री है और चौधरी बंसीलाल जी की पौत्री, ये तीनों भी टिकट लड़ रही हैं, जो परिवारवाद का, जिसको आप कहते हैं, जिसका विरोध करते हैं उसके बावजूद। और सबसे रोचक बात आपके दर्शकों के लिए और बता दूं कि इस देश की जो सबसे धनी महिला है सावित्री जिंदल, जो हिसार से टिकट मांग रही थी और जिनके बेटे नवीन जिंदल भाजपा की टिकट पर हाल ही में कुरुक्षेत्र से एमपी निर्वाचित हुए, उनको टिकट नहीं दिया गया है। देश की सबसे धनी महिला है, उनको टिकट नहीं मिला। फिर आपने जो बहुत महत्वपूर्ण बात उठाई, हरियाणा में जो राजनीति है, जो भाजपा की जो पूरी राजनीति का कोर है, वो बनाम है। कहीं हिंदू बनाम मुस्लिम, कहीं जाट बनाम नॉन जाट, और हर स्टेट में ऐसे ही करते हैं। तो हरियाणा भी उसका कोई वो नहीं है, हरियाणा भी उसका एक एक्सटेंशन है। और आपको पता है कि जब से भाजपा की सरकार 2014 से हरियाणा में आई, हरियाणा का जो सबसे बड़ा समुदाय है जाटों का, उसको आइसोलेट करने की सभी संभव कोशिशें की गई। और उससे परिणाम क्या हुआ कि भाजपा के जितने भी अपने जाट नेता थे, अपने काडर से राइज किए हुए नेता थे, उन सब के कैरियर चौपट हो गए। उसका कारण सिंपल है, भारतीय जनता पार्टी का जाटों के प्रति रवैया देखें तो उसके बाद जो भी व्यक्ति, चाहे वो भाजपा का हो चाहे बाहर से आया हुआ जाट प्रत्याशी हो, वो जब चुनाव में जाता है तो जो जाट बीजेपी की टिकट पर आया चुनाव लड़ने, उसको जाट तो जाट मानते ही नहीं, कि जो भाजपा की टिकट लेके आया उसको हम जाट नहीं मानते। और जो बाकी 35 बिरादरी है वो उसको जाट मानती है। तो ना तो अपनी बिरादरी उनको वोट देती है और ना गैर जाट वोट देते हैं। और उसका परिणाम क्या हुआ, पिछली बार 2019 में भी आपने देखा कि ओम प्रकाश धनखड़ जो एबीवीपी से चले थे, आज भी भाजपा के राष्ट्रीय सचिव हैं, कैप्टन अभिमन्यु जैसे लोग जो पार्टी की शुरू से वो रहे, वो भी चुनाव हार गए। और पार्टी के जितने बड़े नेता थे वो सारे के सारे चुनाव हार गए। तो ये जो सबसे बड़ी जाट राजनीति की जो वो करते हैं, जाट बनाम की, उसका परिणाम सामने ये है कि भाजपा के पास हरियाणा में जो अपने काडर था जाटों का, वो तो बेचारे इस बात से हार गए कि वो बीजेपी के हैं और बाकी सब ने उनको वोट नहीं दिया। बाकी सब जगह 40 सीटें बीजेपी जीती, लेकिन जाटों का कैरियर चौपट कर दिया गया। ये सारी स्थिति हरियाणा के अंदर है। और आज हालत ये है कि जब से लिस्ट आई है, हरियाणा में 67 टिकटें दी गई है और कम से कम 1.5 दर्जन जगह पर जो पार्टी अपने आप को अनुशासित कहती है भाजपा, उसमें खुले आम सरे आम अगर आप देखेंगे देश हरियाणा में, उसमें हर जगह पर बगावत के सुर हैं। बहुत सारे नेता पार्टी छोड़ चुके हैं और बहुत सारे छोड़ने